Hello all of you. Let's start with our next lecture on the science, that is study of cells, cytology. These lectures are according to the our daily target that is provided for the BPSC, and this is for the lecture 1 and day 1 target, and that is the study of cell or cytology. ठीक है, तो लेक्चर को हम हिंदी में शुरू करते हैं आगे से। स्टडी ऑफ सेल या साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम साइंस के कौन से डिपार्टमेंट में करते हैं? साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, सेल से क्या होता है कि जो आपका बेसिक, जैसे कि हम किसी मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो होता है बॉडी के अंदर जो सबसे छोटा और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो कौन सा होता है? वो सेल होता है। सेल वर्ड जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले सेल वर्ड जो है वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, ये देखिए रॉबर्ट हुक ने कब ये वर्ड को दिया था? 1665 के अंदर दिया था। इसके बाद में जो स्मॉलेस्ट सेल है इसका क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलेस्पिक्टम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलेस्पिक्टम। और जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है? न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में आपको बेसिक पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशंस होती है वो न्यूरॉन के थ्रू ही जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो बिगेस्ट सेल कौन सा है मतलब एग के फॉर्म में? तो ऑस्ट्रिच होता है। ऑस्ट्रिच का हिंदी मीनिंग होता है शुतुरमुर्ग। और जनरली एक जीके का क्वेश्चन है कि कौन से पक्षी का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है? तो वो ऑस्ट्रिच का होता है। तो वो बिगेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल के बारे में अभी हमने देखा, माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम। ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सा है? न्यूरॉन है। और वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बिगेस्ट सेल एग है वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच का है। ठीक है, स्किल्डन और स्कवान ने सेल थ्योरी को दिया था 1838-39 के अंदर। ठीक है, और जर्म प्लाज्म थ्योरी मतलब कि जॉम्स वगैरह रहते हैं उनके बारे में जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? ऑगस्ट वाइजमैन ने दी थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बेसिक है ये। ये जो 3 पॉइंट हैं आपके, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, इसके बाद में लॉन्गेस्ट सेल है, इसके बाद में बिगेस्ट सेल है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। इसके बाद में एक और चीज़ पढ़ी थी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये टर्म दिया था 1665 के अंदर। मेन फीचर्स क्या हैं सेल थ्योरी के? कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब कि लिविंग नॉन लिविंग जो भी हैं, वो सभी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। ईच सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, पहले से कोई सेल एग्जिस्ट करता है उसी से नया सेल बनता है। आर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, तो कोई भी हमारी बॉडी होती है या कोई भी जीव जंतु है तो वो अपनी लाइफ कैसे शुरू करता है? एक सिंगल सेल से, फिर वो डिवाइड होते हैं और इस तरह से होता है। ठीक है, सेल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनको हम प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर जो रहता है वो ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है और इनके अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इनटू द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड होता है इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह। ठीक है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट एज। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज़ वगैरह जो नहीं इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। ये सभी के सभी प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इनके अंदर क्या नहीं होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज़ वगैरह नहीं होती है। इनका क्या काम रहता है वो देखते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इन बैक्टीरिया सेल इज 0। इस ठीक है, ये देख लिया हमने। द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है,
और फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस वेसल्स होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेनस वेसल्स। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर। तो इसके अंदर क्या है कि एक तो ऑर्गेनेल्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट के अंदर होता है यूकैरियोटिक सेल। बिगेस्ट कौन सा है, एनसाइटेबुलेरा। ठीक है, एनसाइटेबुलेरा जो है वो बिगेस्ट है अभी तक जो यूकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस कंटेंट, ठीक है, द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज एनसाइटेबुलेरा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पहले हमने उसका देख लिया था प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा बिगेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, इसके अंदर भी हम देख लेते हैं। और इसके बाद में न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो क्रोमेटिन पाया जाता है। ठीक है, तो क्रोमेटिन किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। और क्रोमेटिन किस चीज़ का बना होता है, डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का बना रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक इसके अंदर आता है क्या, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है, तो इसको देखते हैं सबसे पहले कि द साइज ऑफ सेल इज़ जनरली स्मॉल। प्रोकैरियोटिक ऑब्वियसली सिंगल सेल है तो सेल का जो साइज़ है वो स्मॉल रहेगा। ठीक है, और यूकैरियोटिक में जनरली लार्ज साइज़ का होगा। ठीक है, प्रोकैरियोट में देखेंगे तो न्यूक्लियस साइज़ जो रहता है, न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में देखेंगे इस कंटेन सिंगल क्रोमोसोम विच इज़ सर। ठीक है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। फिर हम प्रोकैरियोट में देखते हैं कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि सर्कुलर शेप के अंदर होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कि प्रोकैरियोट्स में क्या रहता है कि मेम्ब्रेन जो रहती है, जो ऑर्गेन्स को बाउंड करती है, वो एब्सेंट रहती है। और यूकैरियोट्स के अंदर क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहती है। प्रोकैरियोट्स में क्या रहता है, सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस बाय द फिजन और बडिंग। ठीक है, सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस बाय द फिजन और बडिंग। और यूकैरियोट्स में क्या रहता है, सेल डिवीज़न टेक्स प्लेस बाय द मिटोसिस एंड मायोसिस। ठीक है, मिटोसिस और मायोसिस क्या रहती है, ये स्टेजेस रहती है जब भी सेल जनरेट होना शुरू होती है। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और के टाइम पे, तो वो डिटेल्स के अंदर अगर आपको देखना हो तो आप 10th क्लास की बुक में देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन अगर लूसेंट में भी आता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यूकैरियोट्स हो गया, प्रोकैरियोट हो गया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया। इसको देख लेना है एक बार टेबल को। और फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। ठीक है, टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर क्या रहता है उसके बारे में देखते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। सबसे पहला कौन सा है, सेल वॉल। ठीक है, रिजिड सेल वॉल होती है जो कि नॉन लिविंग और फ्रीली परमिएबल होती है। ठीक है, इन अ प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल वॉल विच इज़ नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। ठीक है, परमिएबल मतलब पारदर्शी। ठीक है, जिसके आर पार चीज़ें जा सकती है। इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज और चिटिन। ठीक है, सेलुलोज की बनी रहती है। इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। ठीक है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है और इसके अलावा जो है वो उसको ये करती है, क्या बोलते हैं, रिजिडिटी देती है। ठीक है, अगर आपको देखना हो कि सेल वॉल किस तरह की दिखती है तो मतलब अगर छोटा सा एग्जांपल लेना हो तो जैसे टमाटर होता है, टमाटर के अंदर जो बीज निकालते हो तो कभी कभी देखते हैं कि उसके चारों तरफ जो है वो थोड़ा बहुत चिपका हुआ रहता है। तो ठीक है, कुछ इसी तरह का ही सेल वॉल में जब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो इस तरह का होता है। ठीक है, सेल वॉल इज़ द बैक्टीरियल मेडअप ऑफ द पेप्टिडोक्लाइन। ठीक है, पेप्टिडोक्लाइन से बना हुआ रहता है सेल वॉल का जो बैक्टीरिया होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वो दूसरा पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वॉल हो गया, उसके बाद में मेम्ब्रेन हो गया।
ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और एनिमल सेल के आउटर कवरिंग के ऊपर काम आती है। इन प्लांट सेल इट इज़ फाउंड विद इन द सेल वॉल। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल के बाहर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, और जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल के अंदर पाई जाती है मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज़ अ थिन इलास्टिक लिविंग डबल लेयर परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज़ मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स से बनी हुई रहती है। फंक्शन क्या रहता है? ठीक है, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब कि जो मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन या फिर जो हार्मोन्स सेल को काम के लिए हैं उनको तो वो अंदर आने देती है, और जो नहीं है, ठीक है, जो पोल्यूशन पैदा करेंगे उनको वो बाहर रखती है। मेम्ब्रेन का काम यही है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्मा। दिस इज़ द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना फ्लूइड रहता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? पुर्कजिन ने दिया था 1839 में। ठीक है, 1839 में पुर्कजिन ने इसका नाम दिया था। एक सेकेंड। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में किसका मेड होता है? वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर, आयरन, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो रहता है वो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म को बारे में देखें तो उसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहली बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? तो देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है वो आपकी पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसके बाद में इसके हम फंक्शन देखते हैं। साइटोप्लाज्म द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोप्लाज्म द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपने देख लिया, दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, अब 99% प्रोटोप्लाज्म मेड अप ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, 99% जो रहता है वो ऑक्सीजन से बना रहता है। 7.6% में भी कार्बन, और 10.5% हाइड्रोजन, 10% ऑक्सीजन 76% है, कार्बन जो है वो 10.5% है, हाइड्रोजन जो है वो 10% है, और नाइट्रोजन जो है वो 2.5% है। ठीक है, और 80% ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो रहता है वो वाटर रहता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में जो है वो वाटर रहता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का जो 99% रहता है अब वो उसका जो मिक्सचर रहता है किसका रहता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये चार एलिमेंट रहते हैं। The ratio of inorganic and organic compound found into the protoplasm is 81:19। ठीक है, 81:19 के अंदर रहता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहते हैं वो कम रहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने प्रोटोप्लाज्म तक पढ़ लिया सेल स्ट्रक्चर में। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है ये यूकैरियोटिक में रहता है या प्रोकैरियोटिक में रहता है? सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि इसका जवाब है यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था? तो एल्टमैन ने डिस्कवर किया था 1886 में। ठीक है, सेल का जो नेम था वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था 1600 सेंचुरी में, 1666 या 5 के अंदर। ठीक है, और एल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया कब डिस्कवर किया था? 1886 में। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल रॉड शेप स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? कि फ्लूइड जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में क्या है कि फ्लूइड वो जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के
बाहर पाया जाता है, ठीक है। और इट इज़ सराउंडेड बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। इनर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी फोल्ड कॉल्ड द क्रिस्टाई, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन रहती है उसको अंदर बहुत सारे फोल्ड होते हैं, क्रिस्टाई क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर सेल रहता है वो को क्या होता है, क्रिस्टे होता है, ठीक है। और जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। विच कंटेन द एंजाइम एंड को एंजाइम, ठीक है, जिसके अंदर एंजाइम और को एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज अ प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। सबसे पहली बात ये पाया किस में जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है या प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके बाद में ये डबल मेम्ब्रेन से डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। और इसके अलावा इसको एक और टर्म दी जाती है कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी साइट से माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड अमीनो ट्राई फास्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करता है एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी बोलते हैं, जिसको अमीनो ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में आ जाओ गोल्गी बॉडीज़, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ यूकैरियोटिक में पाई जाती है या प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, इसका जवाब दो कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके बाद में हम आगे देखते हैं गोल्गी बॉडीज़, इसको किसने सर्च किया था, कैमिलो गोल्गी ने। तो अगर पूछें तो कैमिलो गोल्गी। माइटोकॉन्ड्रिया किसने सर्च किया था, ऑल्टमैन ने सर्च किया था, ठीक है। तो एम से माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल्ट एम से एम आता है, तो इस तरह से अगर आप कुछ कनेक्शन जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़ का तो क्लियर है, कैमिलो गोल्गी, ठीक है। इट इज़ द मेड अप ग्रुप ऑफ द ट्यूब वेस्कल्स एंड वैकुलस, ठीक है। इट इज़ अ प्लांट, इट इज़ मोर इन नंबर एंड हेयर इट इज़ नॉन एज द डिक्टाइसोम्स, ठीक है। और जब ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्टाइसोम्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके फंक्शन क्या है, इट वर्क एज स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। इट इज़ ऑल्सो इन्वेंटेड इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स, ठीक है। इट वर्क एज अ स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल एंड इट इन्वॉल्व इनटू सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। समझ गए आप, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर विच combine with the protein made by the ribosome forming ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। ये क्या करता है, ये सिंपल जो शुगर रहती है उससे कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है एनर्जी के लिए, ठीक है। और प्रोटीन जो राइबोसोम वगैरह जो रहते हैं उनके लिए करता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट जो है इसका एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, ठीक है। मेंबर नेटवर्क ऑफ द ट्यूब स्ट्रक्चर फाउंड इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्यूब स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको कहते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाता है। इट इज़ अटैच विद द न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड अनदर साइड इट इज़ जॉइंड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक साइड में तो ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरी तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ये क्लियर हो गया। अभी आ जाओ नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर में आता है राइबोसोम। इसको किसने सर्च किया था, पैलाडे ने सर्च किया था, ठीक है। स्मॉल ग्रैनुअल स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे दाने की तरह होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फ्री स्टेट में रहते हैं और ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए रहते हैं। फंक्शन क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसाइसिस में काम आते हैं राइबोसोम। फिर आते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय डी डुवे, ठीक है।
सेक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन रहती है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से बने हुए जो एंजाइम्स रहते हैं उनको कंटेन करते हैं। इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एंजाइम्स फाउंड इन लाइसोसोम में डाइजेस्ट द एंटायर सेल, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स क्यों कहा जाता है कि जब इसको डाइजेशन के लिए कुछ चीज़ें नहीं मिलती है तो ये जो अच्छी सेल्स होती है, गुड सेल्स होती है, उनको भी खाने लग जाता है। ठीक है, लाइसोसोम इज नॉट फाउंड इन रेड ब्लड कॉर्पस ऑफ द मैमल। ठीक है, लाइसोसोम इज नॉट फाउंड इन रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ऑफ द मैमल। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो मैमल्स होते हैं उनकी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में नहीं पाया जाता है ये। ठीक है, तो जो एनिमल जो मैमल्स होते हैं तो उनके जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो कहाँ पे डेड होती है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कि जो रेड ब्लड सेल्स आपके हर 120 डेज़ के अंदर रिन्यू रहती है, तो जो पुरानी सेल्स रहती है वो कहाँ जाके डाइजेस्ट होती है या कहाँ जाके ख़त्म होती है। ठीक है, या फिर इस चीज़ को देखना। और सॉरी, लाइसोसोम इज़ नॉट फाउंड, ये हो गया। फिर आता है सेंट्रोसोम, डिस्कवर्ड बाय बोवेरी। इट इज़ फाउंड इनटू द एनिमल सेल taking part in cell division. It is not bounded by membrane, consist of two centroid. ठीक है, और इसके जो सबसे पहली बात कि जो सेंट्रोसोम रहता है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, और सेल डिवीज़न के अंदर पार्ट लेता है, जो मिटियोसिस और मायोसिस आपको टेक्निक अभी कुछ देर पहले आपने वर्ड सुने होंगे, तो उसके अंदर सेंट्रोसोम जो रहता है वो यूज़ में आता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल। ठीक है, दो सेंट्रियोल से बना हुआ रहता है। ठीक है, और फंक्शन क्या रहता है, सेंट्रियोल फाउंड इन सेंट्रोसोम इनिशिएट द सेल डिवीजन फॉर्मिंग स्पिंडलर फाइबर बिटवीन द पोल। ठीक है, फिर आता है प्लास्टिड, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। देयर आर थ्री टाइप, तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। कुछ कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताया, जैसे सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ लिया आपने, गोल्गी बॉडीज़ के बारे में देखा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा। तो इनमें ध्यान देने वाली चीज़ें कौन सी एनिमल सेल में पाई जाती है, कौन सी प्लांट सेल में पाई जाती है। इसके अलावा कौन सी यूकैरियोटिक में पाई जाती है, कौन सी प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है। तो ये डिस्टेंस, ये जो है ना डिस्ट्रिक्शंस, इनको ध्यान रखना, यही पेपर में पूछा जाता है जनरली। ठीक है, और फिर आता है जैसे प्लास्टिड। अब प्लास्टिड के बारे में देखते हैं। इसका फर्स्ट जो हमने देखा है क्लोरोप्लास्ट। दीज आर द ग्रीन पिगमेंट्स फाउंड इनटू द ग्रीन प्लांट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में कहाँ, उनके पत्तों में पाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसको फिर एक और वर्ड कह सकते हैं, किचन ऑफ द सेल। ठीक है, अगर इस चीज़ को ध्यान रखना, किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट किसका सब पार्ट है, प्लास्टिड का। प्लास्टिड जो रहता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, हो सकता है हल्क में पाया जाता हो क्योंकि उसका रंग भी हरा है, बट हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज बाउंड बाय टू यूनिट ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज द थाइलोकोइड फाउंड इन स्टैक। ठीक है, थाइलोकोइड फाउंड इन स्टैक, इट कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। स्ट्रोमा इज अ मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द फोटोसिंथेटिक एंजाइम एंड स्टार्च ग्रेन। ठीक है, स्ट्रोमा जो रहता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स और स्टार्च ग्रेन को रखता है। ठीक है, ग्रेनम इज कंपोज ऑफ 20 to 50 थाइलोकॉइड्स। ठीक है, ग्रेनम जो रहता है वो 20 से 50 थाइलोकॉइड्स के बीच में पाया जाता है। ग्रेनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस विच स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, ग्रेनम जो रहता है वो लाइट के साथ में रिएक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और स्ट्रोमा जो रहता है वो डार्क के मतलब अंधेरे के टाइम पे
रिएक्ट करता है। तो ग्रेनम और स्ट्रोमा के बीच में जो डिफरेंस है वो देख लेना, ठीक है। ग्रेना और ये दोनों दो यूनिट किस में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा बोलते हैं। दोनों के बारे में डिफरेंस देख लिया कि ग्रेना जो रहता है वो लाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करता है, जो स्ट्रोमा रहता है वो डार्क के टाइम पे रिएक्ट करता है। फंक्शन क्या रहता है क्लोरोप्लास्ट का, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है, ठीक है। फिर आता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमने देख लिया। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड वेरियस कलर इन द प्लांट लाइक फ्लावर, फ्रूट एटसेट्रा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या कहता है, अलग अलग कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब ये अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे लाइकोपीन है, ठीक है, तो वो टमाटर के अंदर लाल कलर देता है। कैरोटीन है, ठीक है, तो वो येलो भी देता है, ऑरेंज कलर भी देता है, जैसे कैरेट के अंदर। बिटानिन है तो शुगर बीट के अंदर, मतलब जो चुकंदर पाया जाता है उसको शुगर बीट बोलते हैं, तो उसके कलर को वो प्रोवाइड करता है। इसी की तरह थर्ड जो पार्ट हमने देखना है वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होता है। इट्स स्टोर इनटू द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो रहता है कलरलेस होता है और इट्स स्टोर द फूड इनटू फॉर्म ऑफ द स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड इन द रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। रूट्स में पाया जाता है और अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी होती है, सोचिए, अभी आपको पता चलेगा। जैसे कैरोटीन के बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरह के और भी चीज़ें होती है जहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम पाई जाती, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए हमने कौन कौन से कवर कर लिया अभी तक। प्लास्टिड कवर किया, अब हम आ रहे हैं वैक्यूल पे, ठीक है। इट इज़ द फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेड ऑर्गेनेल्स of cell. It plant cell is larger in size but the animal it is the smaller in size, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, जो आपके मतलब टॉक्सिक वेस्ट जो रहता है आपके बॉडी के अंदर, उसको ये बांध के रखती है, ठीक है। उसको बाउंड करती है। जो आपकी सेल्स डेड हो चुकी है उनको एक साथ में इकट्ठा करते हैं वैक्यूल, और उसके बाद में उसको बॉडी से एक्सर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ये सब चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि प्लांट का साइज़ बड़ा रहता है, तो इसलिए वैक्यूल जो है वो प्लांट साइज़ में बड़े साइज़ का होता है और एनिमल के अंदर स्मॉल साइज़ का होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन ऑस्मेर सॉरी ऑस्मो रेगुलेशन, इट स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। फिर हम आते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, देखिए न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल सेंट्रली लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल, ठीक है। सेंट्रली होता है, सेंट्रली लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर होता है। इन प्लांट सेल इट इज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर ये पेरीफेरी पे होता है। इट इज़ बाउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैविंग पोर, ठीक है। न्यूक्लियस जो रहता है डबल लेयर्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है, जिसके अंदर एक पोर मतलब छोटा सा एक छेद होता है। विद न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल जो रहता है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। आरएनए रिच होता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो थिन स्ट्रेड के रूप में होता है। और इसके अलावा जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बना हुआ रहता है, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन ब्रेक्स इनटू द पीसेस एंड फॉर्म द क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड होती है, ठीक है, जब ये हमने शुरू में ही चैप्टर के देखा कि कोई भी लाइफ की जो स्टार्टिंग रहती होती है वो सिंगल सेल से होती है, वो सिंगल सेल डिवाइड होती है, ठीक है। और क्रोमोसोम जो रहता है वो प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम रहता है और यूकैरियोटिक में मल्टीपल क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है। तो जब ये सेल का डिवीज़न होता है तो क्रोमेटिन जो रहता है वो अलग अलग पीसेस के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम के पीसेस के अंदर ब्रेक होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल्स, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ठीक है। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है,
यूकैरियोटिक में पाया जाता है क्या? हाँ बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल रूम ऑफ द सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। इसके अलावा क्रोमेटिन ट्रांसमिट हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्रोमेटिन जो रहता है वो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करता है। अदर देन न्यूक्लियस, डीएनए इज़ ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, न्यूक्लियस डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ही पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वो खुद का प्रोटीन भी डेवलप कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कोई भी फ्यूज ग्रेडियंट से जो मूवमेंट रहता है एनर्जी का, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर आधे घंटे का तो हो गया है, तो एक काम करते हैं, ये छोटा सा लगभग 1.5 पेज का टॉपिक बच रहा है अभी भी, तो इसको हम कल के लेक्चर में देखते हैं, जिसमें कि हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल वगैरह, क्रोमोसोम के बारे में और इसके फंक्शंस वगैरह देखेंगे। और ये फिर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और परसों हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके ऊपर प्लीज़ अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। और मोस्ट ऑफ द चीज़ है कि आप इसको शेयर कीजिए, बिकॉज़ इसमें क्या है कि जो बेसिक आपका नॉलेज है लूसेंट के अंदर, पेडागॉजी की जो टेक्निक्स रहती है, कई लोगों को पढ़ के समझ में आता है, कई लोगों को सुन के समझ में आता है। ठीक है, तो आपके साथ में फ़ायदा ये है कि आप लूसेंट में इसको पढ़ भी सकते हैं, और ये लूसेंट के जैसा ही है सेम, तो आप इसको सुन के और याद रख सकते हैं। तो अधिकतर लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी ये रहे कि हाँ हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।